नमस्कार दर्शक मित्रों, सर्जक संवाद में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। जीवन संघर्ष की कहानियां तो हमने खूब सुनी होंगी, पर आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को मिलने आए हैं जो संघर्षों के मोहताज नहीं है। हर डगर पर जिसका पाला संघर्षों से पड़ा है और उसी संघर्ष को इसी संघर्ष को हराकर आज संघर्ष की पगथी बनाकर सफलता की ऊंचाई को जो छू रहे हैं, सफलता की ऊंचाई पर बैठे हैं, ऐसे श्री वरुण कुमार बरनवाल सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सर्जक संवाद में सर, मैं परेश लिंबाची आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। और कोई बात करें इससे पहले सर, आपके बचपन के, आपके जीवन के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि सर आपका जन्म सर कहाँ पे हुआ था, उस टाइम सर आपके परिवार की स्थिति सर क्या थी? परेश जी, मेरा जन्म मुंबई के पास एक गांव है बोईसर। ऐसे गांव तो क्या है, अब शहर ही बन गया है। बोईसर नाम की जगह पर मेरा जन्म हुआ और मैं अपने टेंथ और 12th भी मैंने अपने बोईसर से ही किया है। फिर मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए मैं इंजीनियरिंग के लिए पुणे गया। मैंने MIT कॉलेज जो है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने वहाँ से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है और मैंने अपनी सर्विसेज की तैयारी भी वहीं पे की है। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी की बाइसाइकिल रिपेयर की दुकान थी वहाँ पे। मेरे पिताजी भी जो हैं वो यूपी से, जब मुझसे भी बहुत छोटी उम्र के थे तब यूपी से भाग के आ गए थे घर छोड़ के, और उन्होंने फिर आए मुंबई में रेलवे स्टेशन पे केले वेले बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी वहाँ से दुकान एक शुरू की और हमारी बाइसाइकिल रिपेयर की शॉप जो आज भी है मेरा भाई चलाता है। तो हमारी फैमिली उसी से हमारा गुजारा चलता था। हमारी फैमिली में हम 5 भाई बहन थे। मेरी 3 बड़ी बहनें और 3 बहनें और 1 भाई। 2 बड़ी बहन थी, 1 छोटी बहन भाई थे, और इस तरह से हमारा परिवार था। घर के अंदर बाकी सब तो ठीक है, थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कतें जो हैं हमेशा शुरू से रही हैं। जैसे अभी मेरे पिताजी जब 96-97 का समय था, उस समय मेरे पिताजी का हार्ट में डिसऑर्डर है, वो डायग्नोज हुआ। तो मेरे पिताजी उतनी जो पूरी मेहनत, क्योंकि एक गैराज था, गैराज में मेहनत काफ़ी होती थी, तो गैराज में उतनी पूरी मेहनत भी नहीं कर पाते थे, काम भी उतना पापा से नहीं होता था। मेरी मम्मी भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो दुकान पे जो हाथ बटा सकें, और उसकी वजह से घर के अंदर फाइनेंशियल दिक्कतें जो हैं, जब से मैंने अपना होश संभाला है, 5-6 साल की उम्र थी मेरी जब से, तब से मैंने घर के अंदर फाइनेंशियल दिक्कतें तो देखी ही हैं। स्थिति इतनी बुरी हुआ करती थी कि दिन भर पापा काम करके जो पैसे लेके आते थे, वो पैसे शाम को फिर उससे जाके राशन आता था और उससे फिर घर पे खाना बनता था और खाना खाया जाता था, और वो दिन दिन का गुजारा जो है उस तरह से चलता था। दुकान के अंदर भी इतना कोई बहुत ज़्यादा रौनक जैसी चीज़ नहीं थी। तो बचपन बहुत अच्छी परिस्थितियों में नहीं गुजरा है, लेकिन हर परिस्थिति में जो भी हमने फेस किया उससे कुछ सीखा ही है। एंड मैं आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी बुरी या जिस तरह से, शायद वो अगर वो स्ट्रगल के दिन नहीं देखे होते तो उस तरह की क्वालिटी शायद हमारे डेवलप भी नहीं होती। तो भले ही डिफ़िकल्ट समय रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ सिखाने वाला समय रहा है। अच्छा सर, आपने 11th और 10th की जो पढ़ाई की सर, उस समय सर क्या क्या दिक्कतें और सर वो कैसे गुजरा रहा है? देखिए, मेरा जो पूरी स्कूलिंग है 12th तक की, वो मेरे गांव में ही हुई है। बोईसर नाम की जो जगह है वहीं पे हुई है। मैं बचपन से ही बहुत अच्छा ब्राइट स्टूडेंट था, ठीक ठाक था पढ़ाई में। वहाँ पे CTS इंग्लिश मीडियम स्कूल नाम का स्कूल है, जहाँ तक मैंने अपनी 10th की तैयारी की। 10th का जो फाइनल जब बोर्ड एग्ज़ाम्स थे तो मैंने उस समय पूरे तक स्कूल की फ़ीस तो भरी नहीं थी, तो वो एक चीज़ पेंडिंग थी, और इतने में मेरे पिताजी का देहांत हुआ। तो मेरी स्कूल की फ़ीस के संदर्भ में मैं हमारी प्रिंसिपल वगैरह से कई बार मुझे बुलाना होता था। तो जब उन्हें पता चला कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो उन्होंने स्कूल की फ़ीस के लिए तो मुझे कभी उतना टच नहीं किया। लेकिन क्योंकि घर के अंदर मैं बड़ा लड़का था, तो अब जो रिलेटिव्स थे
उन सब का ऐसा कहना था, जैसे 21 तारीख को हमारे 10th का फाइनल एग्ज़ाम था और 24 तारीख को मेरे पिताजी की डेथ हुई। तो उसके बाद जब घर पे सारे रिलेटिव्स आए तो उनका ऐसा कहना था कि भाई अभी चलो, पढ़ाई वढ़ाई भले ठीक थे, बहुत कुछ था, लेकिन अब पढ़ाई छोड़ दो, नहीं तो फिर दुकान घर कौन देखेगा, दुकान पे काम कौन करेगा। और मेरी माताजी भी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। और मनोमन में मैंने भी मन बना लिया था कि चलो यार अब पढ़ाई छोड़ देते हैं, अब तो दुकान वुकान करेंगे, अपने भाई बहन है बाकी उनको पढ़ाएंगे, ये सब का मन तो मैंने बना ही लिया था। लेकिन फिर जब 10th का रिज़ल्ट आया, तब 10th के रिज़ल्ट में मैं अपने स्कूल का तब तक का हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स मुझे मिले थे। मैं अपने पूरे गांव में जो टॉपर्स में से एक था। और जैसे कि है कि सब लोग को काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, सब आके मुझे कंग्रेचुलेट भी कर रहे थे और मेरे भी मन में बड़ी खुशी थी यार, मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। और मैं स्कूल में भी जब गया तो टीचर्स वीचर्स काफ़ी खुश थे और दोस्तों से जो बातचीत हुई सब लोग काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन इतने में किसी ने पूछा कि भाई अब आगे क्या करोगे। और जब मैंने जैसे ही वो सवाल सुना तब वैसे ही मेरा मन जो है एकदम बैठ गया कि भाई अब आगे तो पढ़ाई करनी नहीं है। सारे दोस्त जो हैं अपना आगे का फ्यूचर का प्लान बना रहे थे और मैं थोड़ा दुखी हो गया। और मैं घर पे जब वापस आया तब रूम के अंदर, हमारा बहुत छोटा सा घर था, छोटा कमरे के अंदर जाके बेड के कोने में जाके मैं बैठ गया। और मम्मी भी आके देखी कि भाई अभी तक तो इतना खुश था, अभी सडनली क्या हो गया, आके इतना दुखी। तो मम्मी जो है समझ जाती हैं, तो मम्मी ने मुझे बोला कि ठीक है भाई तू पढ़ाई करना, लेकिन दुकान मैं देख लूँगी, तुम पढ़ाई करो। अब जो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि हमारे यहाँ जितने स्कूल्स थे, क्योंकि मुझे फिर भी दुकान की थोड़ी जिम्मेदारी तो थी ही, तो मैं बहुत ज़्यादा दूर हाई स्कूल के लिए यानी 11th स्टैंडर्ड के लिए नहीं जा सकता था। हमारे यहाँ पे नज़दीक में 2 इंस्टीट्यूशंस थे। एक AECS कॉलेज था जहाँ पे खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए या उनके बच्चों के लिए ही जगह थी, और दूसरा एक प्राइवेट कॉलेज था। और मैं उस प्राइवेट कॉलेज के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। तारापुर विद्या मंदिर नाम का स्कूल था, वहाँ पे लगभग 10,000 रुपये डिपॉजिट थी, 600 रुपया पर मंथ फीस भी था। और मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरे पास कोई स्कोप नहीं था वहाँ पे एडमिशन लेने का। तो 50 रुपये का फॉर्म था, फॉर्म तो लेके आके हमने भर दिया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई, उसमें हमारा नाम भी टॉप पे आ गया। लेकिन 12:30 बजे तक फर्स्ट लिस्ट का पैसा भरने का समय था और 12 सवा 12 बजे मैं और मेरी मम्मी हमारी दुकान पे बैठे थे। और ये था पैसे थे नहीं, तो मम्मी रो रही थी कि भाई मैं तो पढ़ा नहीं पाई, और मैं बोल रहा था कोई बात नहीं मम्मी अगले साल देखेंगे। इतने में मेरे पापा का जो ट्रीटमेंट करते थे वो डॉक्टर हमारी दुकान के सामने से जा रहे थे। वो अपने बेटे का एडमिशन वहाँ कराने गए थे, ज़ुबैर उनका लड़के का नाम था, और जो वो भी उस साल 11th में एडमिशन लेने आ रहा था। तो जब मेरे 10th की फ़ीस भरने की बात हुआ करती थी या पापा का ट्रीटमेंट की बात हुआ करती थी, तब मैं आगे पीछे अंकल से मिलने जाता था, और इसलिए अंकल मुझे पहचानते थे थोड़ा। तो वो दुकान के सामने से निकल रहे थे, उन्होंने देखा मैं और मेरी मम्मी वहाँ बैठे हुए हैं, और उन्हें याद आया कि भाई मैंने भी तो 10th का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो ही फर्स्ट टाइम हो रहा था कि वो उस साइड से निकल रहे थे, और उन्होंने देखा और दुकान पे उतरे। और वो अंकल जब आए तो उनको बिठाने के लिए भी हमारी दुकान में जगह नहीं थी। तो वो अंकल उतरे, उन्होंने पूछा कि भाई क्या चल रहा है। तो मैंने बताया अंकल मार्क्स तो इतने इतने आए हैं। तो अंकल ने पूछा एडमिशन कहाँ ले रहा है। तो मैंने बोला अंकल फॉर्म तो भरा है, लेकिन ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल एडमिशन लूँगा। तो उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के दिया, बोला ले जा एडमिशन करा के। और फिर वो लेके मुझे स्कूल गए और फिर मेरा एडमिशन हुआ। वैसे डॉक्टर काम्पली अंकल का नाम था। मुझे किसी भी तरीके से उन्होंने पूरे जो भविष्य में भी जब भी मैं अंकल के यहाँ मिलने जाता था, उनको हॉस्पिटल हमारे यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर था, सिटी के अंदर था। तो जब भी मैं अंकल के यहाँ जाता था तो कभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजते थे, मुझे खाना खिलाते थे बिठा के, मुझे ले जाके कपड़े खरीदवा देते थे, बुक्स खरीदवा के दे देते थे। तो मैं जितनी बार अंकल के यहाँ गया हूँ कभी खाली हाथ वापस आया नहीं हूँ। लेकिन फिर भी जो हर महीने 600 रुपये की फ़ीस है, मुझे वो बोलने को बड़ा शर्म आता था कि अंकल आप फ़ीस भी मुझे दीजिए। और मैंने पहले दिन से फ़िक्स कर लिया था कि मुझे स्कॉलरशिप किसी भी तरीके से लेनी है हमारे यहाँ पे। और मेरा शेड्यूल भी उस समय थोड़ा, क्योंकि घर के अंदर सप्लीमेंट्री इनकम की ज़रूरत थी। मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे मैं स्कूल जाता था, 1 बजे तक वहाँ से वापस आता था। फिर हमारी चौल में एक भैया थे जो ट्यूशन पढ़ाते थे, मैंने उनके यहाँ पे एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया था। मैं 2 बजे उनके यहाँ पढ़ाने जाता था। 2 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक मैं उनको वहाँ पे पढ़ाता था। वहाँ से दुकान जाता था, दुकान बंद करके वापस घर पे जाता था, पढ़ाई वढ़ाई करके रोज़ सुबह सेम शेड्यूल वापस। तो ये शेड्यूल मेरा 2 साल तक रहा। स्कूल के अंदर भी सबको पता चल गया था कि इस तरह का स्टूडेंट अपने यहाँ पढ़ता है। और लेकिन हर बार जब भी फ़ीस की बात आती थी तो मुझे क्लासरूम में आके खड़ा किया जाता था, बताओ क्या है। तो जब फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आया और मेरा मार्क्स काफ़ी अच्छा था, मैं स्कूल में अमंग द बेटर परफॉर्मेंस था, तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया और मैंने बोला कि मैम ऐसा ऐसा सिचुएशन है एंड मैं फ़ीस नहीं भर सकता एंड मैं हेल्प चाहता हूँ आपकी। तो मैम ने कहा ठीक है, जो ट्रस्टीज़ हैं हम ट्रस्टीज़ के सामने आपका केस रखते हैं एंड लेट अस सी कि क्या डिसीजन आता है।
तो कुछ समय बीता और डिसीजन कुछ आ नहीं रहा था, तो फिर मैं वापस गया मैम के पास। तो मैम ने कहा कि देखो यार, तुम्हारा कुछ केस तो अप्रूव हुआ नहीं है। तो मैं थोड़ा मायूस सा हो गया, तो मेरे को देख के मैंने बोला चलो ठीक है, मेरे साथ चलो। तो बाजू में, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस के बाजू में ही हमारा स्टाफ रूम था। रिसर्च का समय था, इसलिए सारे टीचर्स जो हैं स्टाफ रूम में ही बैठे थे। एंड प्रिंसिपल मुझे लेके गए क्लासरूम में। अब मेरे को सब जानते थे ही, मेरी सिचुएशन से भी सब जानकार थे। और उन्होंने बोला देखो ये वरुण है, ये हमारी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, इसके घर पे ऐसी ऐसी सिचुएशन है, एंड इसका फ़ीस के लिए इतना फ़ीस है, एंड ही इज़ नॉट एबल टू पे, तो हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और वहीं पे उसी रिसर्च के थोड़े समय के अंदर सभी टीचर्स ने, किसी ने 2000, किसी ने 3000 कंट्रीब्यूट करके मेरी पूरी 2 साल की फ़ीस उसी दिन जो है वहाँ पे भरा दी गई। एंड अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं, क्योंकि मैं फ़ीस नहीं भर पा रहा था, तो शायद मैं कंटिन्यू करता कि नहीं, वो भी पता नहीं। तो इस तरीके से हर स्टेप पे मुझे कोई ना कोई व्यक्ति मिला ही है। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए जा रहा था तो फर्स्ट ईयर का फ़ीस भरने भर का तो हमने व्यवस्था रखा था। मम्मी की थोड़ी सेविंग्स थी, मैं जो जॉब कर रहा था उसमें से सेविंग्स थी, मेरी सिस्टर जॉब करती थी उसमें सेविंग्स थी, तो सारी सेविंग्स मिला के हमने फर्स्ट ईयर की फ़ीस तो भर दी। लेकिन अगेन पता था कि सेकेंड ईयर की फ़ीस भरने की सिचुएशन नहीं है। आप देखिए, कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं, हमेशा 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। मैं अक्सर आप कहता हूँ, एक चीज़ होती है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, और एक चीज़ होती है जो आपके कंट्रोल के अंदर है। मैं हमेशा से बड़ा एक्टिव स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंट्रोल में एक ही चीज़ है कि मैं एक्टिव रह सकता हूँ, और उसकी वजह से टीचर्स के नज़र में आना, और उसके बाद फिर मैं जब जाऊँ तो मुझे व्यक्ति पहचानता तो हो कि भाई कौन है। तो जब मैं इंजीनियरिंग में जा रहा था तो भी मेरा सेम था कि मैं सोचा था आई विल बी एन एक्टिव स्टूडेंट, और मैं करूँगा। और मैं काफ़ी एक्टिव रहा भी क्लासरूम्स के अंदर। काफ़ी मैं पहले से तैयारी करके जाता था, क्वेश्चंस पूछना, टीचर्स के साथ आउट ऑफ क्लासरूम एंगेजमेंट रखना, वो सारी चीज़ें की। फर्स्ट सेमेस्टर जब आया तब मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर था, पुणे यूनिवर्सिटी में। एंड सारे टीचर्स तो मुझे जान गए उस इवेंट के बाद। एंड वहाँ पे माधवी लता मैडम थी, हमारी मैथ्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी। एंड उनको मेरी सिचुएशन के बारे में पता पड़ा कहीं से, और उन्होंने मेरे को एक दिन बुला के पूछा कि वरुण, आई हैव हर्ड सच एंड सच थिंग, इज़ दिस ट्रू? मैंने बोला यस मैम, मेरे को सेकेंड ईयर के लिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। देन शी टुक एन इनिशिएटिव, और मैं एक रोबोकॉन नाम का एक इवेंट होता है, मैं उसके अंदर भी मेंबर बना था। तो हमारी उसकी जो सविता कुलकर्णी मैडम थी, इन दोनों ने मिलके दे टुक माय केस एंड दे वेंट टू द प्रिंसिपल, दे वेंट टू द ट्रस्टीज, एंड उन्होंने मेरा केस जो है एडवोकेट किया। एंड हालांकि बड़ा इंस्टीट्यूशन में समय भी ज़्यादा लगता है, तो लगभग 1.5 साल लग गए। तो मेरे सेकेंड ईयर का पूरा होते होते मुझे वहाँ से थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए मुझे स्कॉलरशिप मिली। लेकिन मीनवाइल सेकेंड ईयर का प्रश्न तो आ गया था, उसका फ़ीस कहाँ से भरना है। तो मैं जैसे मैंने बताया काफ़ी एक्टिव स्टूडेंट था। मैं स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी, मेरे मित्रों के साथ काफ़ी मेरा अच्छा होता था, मैं सबको पढ़ाता था। तो मेरा एक दोस्त था जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा था, उसने इंडिया को एशियन गेम्स में भी रिप्रेजेंट किया था। और क्योंकि वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव था, इसलिए वो एकेडमिक लाइफ में उतना ध्यान नहीं दे पाता था। वो अक्सर छुट्टियों पे होता था, लास्ट में ही आता था, और जब वो आता था उसको सिलेबस जो है क्रैश कोर्स में कवर करना होता था। तो हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। तो जब मेरी फ़ीस भरने की बारी आई और उसको पता चला कि इसके पास फ़ीस भरने का पैसा नहीं है, तो उसने अपने पापा को कहा, और उसके अंकल ने मेरा काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प किया। माधवी लता मैडम टीचर्स ने भी हेल्प किया, और मेरी सेकेंड ईयर की फ़ीस उस तरह भरी। जब मेरे बुक्स खरीदने की बारी आई सेकेंड ईयर की, तो मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं थे। तो फर्स्ट ईयर में मैं अपने अफ़गानिस्तान के कुछ दोस्त थे मेरे, जो हमारे यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम में पढ़ने आए थे, और क्योंकि उनके लिए सिलेबस वगैरह भी सब नया हुआ करता था, तो उनको काफ़ी दिक्कतें थी। तो एक दिन लाइब्रेरी में ऐसे बैठे बैठे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, और फिर हम लोग साथ में पढ़ने लगे। तो जब थोड़ा समय गया, उनको जब ये हुआ कि वरुण अभी तक पढ़ाना क्यों शुरू नहीं किया, तो मैंने बताया भाई मेरा बुक खरीदना बाकी है, आई एम प्लानिंग टू बाय एंड मैं थोड़े समय में परचेस करूँगा, जब मैं पढ़ना शुरू करूँगा उसके बाद अपन पढ़ाई करेंगे। तो उसी दिन शाम को उन्होंने बोला हम मिलने आ रहे हैं, है ना। और वो आए तो 6 लोग थे, और 6 लोग दोनों हाथ में थैलियों में बुक्स लेके आए थे। एंड तो इस तरीके से मुझे हर स्टेज पे कोई ना कोई व्यक्ति जो है मिला है, जिसने सपोर्ट किया है, और उसकी वजह से मेरा जो है चलता रहा है। इसी तरीके से मैं अगर बताना चाहूँ तो एक आखिरी किस्सा बताता हूँ कि मैं जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करने वाला था, मैंने बहुत ही विचित्र तरीके से मेरा डिसीजन हुआ कि मुझे यूपीएससी देना है। एंड सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं था कि यूपीएससी की तैयारी कर सकूं, और मेरे पास मुझे आइडिया भी नहीं था कि एग्ज़ाम में क्या करना चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और मैंने उसको पूछा भाई क्या करना चाहिए, मुझे गाइडेंस के लिए कौन गाइड कर सकता है, मेरे पास पैसे तो है नहीं किसी कोचिंग क्लास में जाके ज्वाइन करने के। तो उसने मुझे कहा कि ये धर्माधिकारी
सर करके चाणक्य मंडल परिवार पुणे में है। धर्माधिकारी सर जो है 1986 बैच IAS थे, उन्होंने फिर रिज़ाइन किया एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन। तो उसने मुझे कहा कि तुम जाके सर को मिलो एंड अगर वो कन्विंस हो जाएंगे तो वो पैसा नहीं लेंगे, ही विल गाइड यू एज इट इज़। तो मैंने सर का अपॉइंटमेंट लिया, मैं सर को मिलने गया, पूरी अपनी बंडल लेके गया था। मेरे 10th में इतने मार्क्स थे, 12th में इतने मार्क्स थे, ऐसा था, पूरा बंडल लेके गया था। और मैंने सर को मिला, मैं सर को बताया अपना पूरा केस एंड मैंने सर को इतना ही बोला, सर मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन आई गारंटी यू कि मैं निकल जाऊँगा, मैं आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। एंड समहाउ ही ऑल्सो टुक अ लाइकिंग टू मी, और उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम आ जाओ पढ़ने। और मैं उनके यहाँ फिर जाने लगा, उनकी लाइब्रेरी ज्वाइन के लिए, उनके क्लासेस में बैठने लगा एंड मैंने पूरी तैयारी फिर वहीं से की है 1 साल, और अल्टीमेटली मैं फिर सर्विस में वहीं से सेलेक्ट हुआ। सर धर्माधिकारी सर के बारे में अगर कुछ बोलना है पर्सनली सर तो और क्या बोलेंगे? देखिए, वो चाणक्य मंडल परिवार में भले ही स्टूडेंट्स पढ़ने आते हों, उसका भले ही बाहर से देखने वाले को वो एक ऑर्डिनरी कोचिंग क्लास जैसा दिखे, लेकिन उसके अंदर का वातावरण नेशन बिल्डिंग वाला है। मतलब वो थोड़े नेशनलिस्ट टाइप के क्या, नेशनलिस्ट ही हैं। ही इज़ अ हार्डकोर नेशनलिस्ट एंड नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, और जो एक अनकन्वेंशनल तरीका है वहाँ पढ़ाई करने का। जैसे आपको खाली क्लासरूम नहीं, आपको फील्ड नॉलेज भी होना चाहिए। तो जैसे पुणे में गणेश उत्सव में काफ़ी क्राउड मैनेजमेंट का रोल होता है, या फिर चाहे डिज़ास्टर की बात हो, तो चाणक्य मंडल से स्टूडेंट्स को वहाँ पे डेपुटेशन पे भेजा जाता है एक तरीके से, कि कॉरपोरेशन से टाई अप करके कि भाई यहाँ पे ये चौक जो है हमारे वॉलंटियर्स यहाँ काम करेंगे, या फिर डिज़ास्टर हुआ तो वहाँ पे रिलीफ में जाते हैं। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊँ तो WRCS नाम की एक संस्था है जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करती है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड कंजर्वेशन सोसाइटी नाम है उसका। तो मेड़घाट जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, वहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि टू एजुकेट पीपल अबाउट फॉरेस्ट और टाइगर लाइफ। तो हम चाणक्य मंडल से 1 हफ्ते के लिए वहाँ पे स्टडी टूर पे गए थे। तो एज अ फॉरेस्टर, फॉरेस्ट में किस तरह से पेट्रोलिंग होती है, किस तरीके से एनिमल को देखा जाता है, तो 1 हफ्ता वहाँ। फिर उस समय किश्तवाड़ में राइट्स हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो हमारे चाणक्य मंडल से टीमों को बनाया गया था कि जाओ देखो कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स थे, क्या हैंडल, स्टडी टूर जैसे होता है। तो हमारे चाणक्य मंडल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पे UPSC की तैयारी के साथ स्टडी टूर्स होते थे। तो हमारे यहाँ पे 2 टीम्स जो हैं लेफ्टिंग अफेक्टेड एरियाज़ में गई थी, एक टीम जो है नॉर्थ ईस्ट गई थी, हम कश्मीर गए थे, एक टीम उस समय तेलंगाना का इशू चल रहा था तो एक टीम तेलंगाना गई थी। फिर वापस आके सब एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयरिंग करते थे, भाई देखो ऐसा है। एंड मतलब उसका UPSC में क्या यूज़ होता है दैट वी डोंट नो, बट उससे हमें कंट्री को जानने का एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे जो है वो एक्सपीरियंस एक मिला। एंड आई थिंक समहाउ जो एक चीज़ों को जानने की एक उत्सुकता है, या फिर चीज़ों को समझने की एक उत्सुकता है, जो है थोड़ी वहाँ से बिल्ड हुई। तो धर्माधिकारी सर के बारे में मैं शायद इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने भले ही एक इंस्टीट्यूशन खोला है जहाँ पे UPSC की ट्रेनिंग दी जाती है या MPSC की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उसका एक लार्जर पर्पज़ अलग है। इट इज़ फॉर नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर वाले ऑफिसर्स हों, दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। सर सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में एंट्रेंस जो होती है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, मेंस एग्ज़ाम्स, और उसका जो इंटरव्यू होता है उसके बाद में सर, उसके बारे में सर कोई अनुभव आपके हैं तो आप बताइए सर। देखिए, अनुभव में तो मैं किसी भी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ। एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है, उसकी प्रोसेस डिफ़िकल्ट है, लोग काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिवोशन, डेडिकेशन, हर एक चीज़ चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्काउंट इट एनी वे। लेकिन एक जो इतना बड़ा हवा एक बना रखा है कि भाई इतनी यार लोग जो हैं इस एग्ज़ाम को देते हैं और क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, लोग क्लियर हो जाते हैं, अच्छे लोग क्लियर हो जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि इट इज़ सच एन डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम। आपको तैयारी चाहिए, आपको डेडिकेशन है, आपको वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो अगर आप तबीयत से तैयारी करेंगे तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको समझना ज़रूरी है। दूसरा, पढ़ाई अपनी जगह है, ठीक। आपको चीज़ों का, जैसे मैं अगर बात करूं तो मेरे साथ तैयारी करने वाले, मुझसे पहले तैयारी करने वाले, मैं कई लोगों को जानता हूं जिनका सब्जेक्ट के बारे में शायद मुझसे काफ़ी अधिक ज्ञान है, आज भी मुझसे काफ़ी अधिक जानकार हैं, मुझसे ज़्यादा होशियार लोग हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पढ़ाई अपनी जगह पर है, उसकी तैयारी आपको करनी ही चाहिए। लेकिन ये जो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट है कि आपकी एग्ज़ाम की प्रोसेस इतनी लंबी है, अगर आप एक अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं तो खाली अगर हम प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का समय काउंट कर लें तो 1 साल का पीरियड होता है। अगर आप उससे पहले 1 साल अगर तैयारी कर रहे होते हैं या अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं
वो जो प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। आप घर जाओगे तो आपका कज़िन कहीं बड़ी कंपनी में काम कर रहा होगा, आपके रिलेटिव्स बोलेंगे यार तू क्या कर रहा है, तू छोड़, तू काम करना शुरू कर, तू अपने परिवार को नहीं देख रहा है। फिर आप खुद ही अपने मित्रों को देखोगे तो आपको लगेगा यार देखो यार मुझसे कम पढ़ने वाला कितना अच्छी पैकेज लेके काम कर रहा है, मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ। या फिर आपको कई बार सेल्फ डाउट होने लगेगा, और ये होता ही है चाहे कितना भी। अभी जैसे कोई व्यक्ति अगर एक बार यूपीएससी क्लियर कर चुका है, आईआरएस या आईपीएस या ऐसे कोई दूसरी सर्विस उसको मिली है, वो जब दोबारा अटेम्प्ट करता है तो भी वही सारे डाउट से सफ़र करता ही है ना, कि भाई मेरा होगा कि नहीं। और उसको तो एडिशनल स्ट्रेस होता है कि इस बार नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे साथ तुक्के में पास हो गया था तू, है ना, कि तेरा तू लायक नहीं है। तो हर कोई जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो स्ट्रेस से पास होता ही है, चाहे वो कितना भी अच्छा या कितना भी बुरा व्यक्ति हो। उस स्ट्रेस में से पास होते होते आप खुद को किस तरह से मैनेज करते हो, आप खुद का कंपोजर किस तरह बनाए रखते हो। आप जब एक एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, एग्ज़ाम हॉल में अगर 1 2 3 4 5 6 करके अगर आपको लगातार 10 क्वेश्चंस का आंसर नहीं आया तो आप 11वें क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करते हो, है ना। वो सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर लेता है, और एग्ज़ाम के अंदर आंसर भी आप अगर थोड़ा भी आपने अगर डिसेंट तैयारी की हुई है तो आप आंसर भी लिख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन आप उस समय खुद को किस तरह, जैसे मैं जब मेंस की एग्ज़ाम दी मैंने, और हमारे GS 1 2 3 4 वाला जो पैटर्न है वो हमारे समय से ही इनिशिएट हुआ था, वी वर द फर्स्ट बैच। तो जब GS 1 का एग्ज़ाम दे रहा था तो सबके दिमाग में होता है ना कि हम ऐसे आंसर लिखेंगे, ऐसे आंसर लिखेंगे, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ था कि मैं कैसे आंसर लिखूंगा। वो सब करने में मेरा आधा पेपर छूट गया, तो मैंने 250 में से खाली 125 का ही अटैम्प्ट कर पाया। फिर दूसरा पेपर में थोड़ी वो मेरी जो फ्लावरीनेस थी वो कम हुई, है ना, मैंने बोला नहीं स्पीड लाओ, तो मेरा दूसरा पेपर GS 2 का पेपर जो है 150 मार्क का अटैम्प्ट हुआ, उसमें भी मेरा 100 मार्क का छूट गया था। और उस दिन जब मैं घर पे गया तब मेरे दिमाग में इतनी उथल पुथल थी, क्योंकि मैं एक ही अटैम्प्ट देने का मेरे लिए ऑप्शन था, और उसमें भी मेरे 2 पेपर्स जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसके आधे पेपर्स छूट गए थे। फिर जब मैं शाम को बैठा और सब मैंने बोला कि भाई अपने कंट्रोल में तो अब यही है कि हम आगे वाले 2 पेपर्स की तैयारी करें, तो जब मैं नेक्स्ट डे गया तो मैं एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से गया था, मैंने पेपर को वन एट टाइम लिया था। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है कि आप किस तरीके से, अगर आप गिरते हैं तो आप किस तरह से उठते हैं, और आप किस तरीके से खुद को मोटिवेटेड रखते हैं। आई थिंक अगर आप इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सोचें, और ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास कोई अच्छा मोटिव हो। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल रही, तो आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप फिर भी क्लियर कर जाएं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई एक मोटिवेशन है, आप कोई पर्पज़ है अगर आपका लाइफ में, या लाइफ में या इस चीज़ को करने में, तो आपको मोटिवेशन ईजिली आता है और आपको खुद को ड्राइव ईजिली कर पाएंगे। तो आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले अपना पर्पस सोचिए कि मैं ये तैयारी क्यों कर रहा हूँ। जैसे मेरा पर्पस था कि मेरे को, जैसे अन्ना जी के आंदोलन में मैं था, 2011 में जो जन लोकपाल आंदोलन हुआ उसमें एक छोटा सा फुट सोल्जर में भी था। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि भाई मुझे प्राइवेट में जाना नहीं है, मुझे इस देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं मुझे उसके अंदर एक एक्टिव एजेंट रहना है, मुझे साइड में नहीं रहना है। तो दैट वाज माय अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। तो मुझे कुछ भी करके इस सर्विस में आना था, बिकॉज दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप इस तरीके से आप अगर खुद का कुछ कर पाएँ तो आपको ईजी रहेगा। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है या दोनों की बात है, लोग डराते बड़ा हैं, इतना डरना नहीं चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है ना, लेकिन लोग क्लियर हो जाते हैं। आप हर साल जैसे 5 लाख लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से फाइनली जाके 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, मतलब जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो लेस देन 0.2% है, 0.2% से भी कम है। तो अगर चांसेस हैं कि अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हैं तो चांसेस है कि उसमें से कोई यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ होगा। जो यूपीएससी या कोई भी परीक्षा क्लियर नहीं होता है वो अपने फेलियर के रीज़न सोच लेता है। मैं अहमदाबाद में तैयारी किया, मैं दिल्ली नहीं गया इसलिए मैं फ़ेल हो गया, मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी इसलिए मैं फ़ेल हो गया, मैंने 10 घंटा तैयारी नहीं की, मैंने 20 घंटा तैयारी नहीं की इसलिए मैं फ़ेल हो गया। हर कोई जो है अपने फेलियर के रीज़न्स ढूंढता है। फिर आप जब इन लोगों से बात करोगे और आप इन लोगों से सुनोगे कि भाई 20 घंटा तैयारी नहीं की इसलिए फ़ेल हो गया, 20 घंटा तैयारी, तो अगर आप एक व्यक्ति से सुनोगे शायद आप नहीं मानोगे, आप 2 व्यक्ति से सुनोगे शायद नहीं लेकिन आप 100 व्यक्ति से बात करो, 100 के 100 अगर ये बोल रहे तो आपको भी लगता है हाँ यार 20 घंटा तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि सालों जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनसे आपकी बातचीत नहीं हो पाती इतनी ज़्यादा, वो तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं, आपको उतना मुलाकात होने का समय नहीं। तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा समझकर ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम भले डिफ़िकल्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो इतना 30 मार खान लोग नहीं होते हैं जो क्लियर करते हैं, वो आपके जैसे ही लोग होते हैं। वो एक बार के आदमी जब सेलेक्ट हो जाता है ना तब वो बोलता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है ना, मैं तो यार इतना करता था,
है ना। और उसके ये जो भी पूरा मिथ है, अगर वही बंदा सिलेक्ट नहीं हुआ होता ना तो पीछे जाके बैठा होता कि यार मेरे से ये नहीं हुआ। तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है, आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से अगर कर रहे हैं और अगर आपके अंदर प्रॉपर मोटिवेशन है, आप खुद को बैलेंस अगर कर पाते हैं, तो आई थिंक यू हैव अ फेयरली गुड चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है, इंटरव्यू में भी जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं, लोग इसी तरह से, वहाँ पे कोई किसी के सिंग नहीं लगे होते हैं। तो आप जिस तरह से नॉर्मल किसी से बात कर रहे होते हैं, आप एक अच्छे से जाइए, क्योंकि इतने सीनियर लोगों से आप बात कर रहे हैं। अपनी ह्यूमिलिटी बनाए रखिए, आप उद्धट होकर आंसर मत दीजिए। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप बोल दीजिए कि भाई मेरे को नहीं पता। नहीं तो अगर आपको नहीं पता फिर भी आप कोई बातें बनाएंगे अगर, तो आप फिर उन बातों को डिफेंड करने में लग जाएंगे, क्योंकि आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, अच्छा फिर क्या। हाँ, फिर आप क्योंकि आप उसमें बिलीव ही नहीं करते, आप उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे, तो ना बोल देना बेहतर है। बस मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें हैं, बाकी सब तो ज्ञान यूट्यूब पे बहुत पड़ा है। अच्छा सर, उसके बाद सर आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हुई सर जी। उसके कोई अनुभव सर आप बताइए। जी, फर्स्ट पोस्टिंग मैं हम लोग पहले, वो तो अब तो ट्रेनिंग का पार्ट हो गया, हमारे समय पर ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था। हमको 3 महीने के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो बढ़िया पोस्टिंग थी, मतलब उसमें काम कम और आनंद ज़्यादा वाली पोस्ट थी, लेकिन वो 3 महीने तक ही सीमित रही। फिर उसके बाद हमें फील्ड में भेजा गया। मैं असिस्टेंट कलेक्टर झगड़िया बन के गया था, जो एक एसडीएम की पोस्ट है। अब हर स्टेट का अनुभव अपने अपने प्रकार का होता है। जैसे अगर आप यूपी, बिहार, इन स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फोकस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी फोकस होता है। कितने चैप्टर केसेस हुए, वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग में बता दी जाती हैं आपको। कितने चैप्टर केसेस हुए, कितने लोग के ऊपर आपने टाड़ा पासा, जो भी कायदे हैं, कितने लोग का अमलीकरण हो। तो उन स्टेट्स में लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आप जैसे गुजरात जैसे स्टेट में जब आते हैं, तो गुजरात में क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की उतनी इश्यूज़ नहीं हैं, यहाँ पर पीपल आर रिलेटिवली पीसफुल, उतने एग्रेसिव नहीं हैं। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है वो डेवलपमेंट साइड पे ज़्यादा है। तो झगड़िया में भी हम जब आए तब ट्राइबल एरिया था, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंदर इम्प्लीमेंटेशन और वो सारी चीज़ों में हम ज़्यादा रहे। लेकिन आईएएस का जो असली आनंद है वो सब डिवीज़न लेवल पे नहीं है, वो आता है जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर बनते हैं। तो भले ही 1.5 साल हमने झगड़िया में काम किया, लेकिन अगर मैं सोचूं कि मैंने कोई नोंद पात्र कामगिरी कौन सी की हो, तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं जो कि इतनी, मतलब आई डोंट थिंक दे आर दैट रेलेवेंट। लेकिन जब मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर करके भावनगर आया, तब वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़, क्योंकि जब मैं डीडीओ था तो मेरे अंडर लगभग 25 क्लास 1 ऑफिसर्स थे, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी। एंड कोविड का जब पीरियड आया तो कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा पूरा सिस्टम एग्रेसिव होकर काम कर रहा था। तो एज अ डीडीओ, एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिला। और जहाँ तक हम अगर बात करें तो जब आप सर्विस में नहीं होते हो, आपको भले चीज़ें बाहर से बहुत डिफ़िकल्ट दिखती हो, आप जब कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी आपको सिखा देती है। क्योंकि कुर्सी आपको नियम कैसे देखना है वो भी सिखा देती है, कुर्सी आपको जवाब कैसे देना है ये भी सिखा देती है। आप शायद 4 बार लड़खड़ाएंगे, आप शायद एक बार होगा कि आपके पास एमएलए आया और आप थोड़े आगे पीछे हो गए, लेकिन एक बार आप समझ जाते हो कि एमएलए भी इतना ही पानी में, तो अगली बार वो आएगा तो आप उसको भी दबाते हो, है ना, कि कोई नहीं, तू जा, है ना। तो कुर्सी जो है आपको सिखा देती है। और डीडीओशिप में हमारे 667 सरपंच हैं, 10 तालुका पंचायत के प्रमुख थे, हमारे ज़िला पंचायत के प्रमुख थे, 8-10 एमएलए थे। तो इनके सबके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है, और ये काम जो है अपने आप में, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी काम नियम से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से होता है, क्योंकि नियम तो इतने सारे हैं, अगर आप नियम देखने बैठेंगे तो नियमों का तो कोई एंड नहीं है। एक बहुत अच्छी बात लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने सारे नियम हैं कि अगर आप कोई काम रोकना चाहो तो भी आपको नियम मिल जाएगा, और अगर आप कोई काम करना चाहो तो भी आपको नियम मिल जाएगा। तो नियम तो मिल जाएंगे आपको। काम जो है ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन से होता है कि आप किस तरह से लोगों से रिलेशन बना के रखते हो। जो एमएलएज लोग हैं उनका भी काफ़ी एक अच्छा वर्चस्व होता है, काफ़ी लोग अच्छे भी होते हैं, काफ़ी लोग क्या, अधिकतर लोग अच्छे होते हैं, और जो लोग बुरे भी होते हैं वो अधिकतर बाबतों में अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों में खाली बुरे होते हैं। तो किस तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से आपके सरपंचों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ये सारी जो लर्निंग्स हैं मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जो है हमने डीडीओशिप में सीखी। और अब मैं यहाँ पे रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ हूँ, मेरे अंदर 30 नगर पालिकाएँ हैं, और इसमें भी जो पॉलिटिकल विंग है उसी के साथ मोस्टली कोऑर्डिनेशन का काम है। तो ये रहा है। सर, भावनगर और भावनगर के लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो सर क्या बोलेंगे आप? देखिए, भावनगर, मैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं असिस्टेंट कलेक्टर जब तक था तब तक उतना अनुभव ही नहीं आता है।
तो मैं एक अधिकारी के तौर पे आज जो भी हूँ, चाहे अच्छा चाहे बुरा, चाहे तेज चाहे कम, जो भी हूँ, मुझे भावनगर ने बनाया। क्योंकि मैं जब वहाँ पे गया था तब जब मैं वहाँ पे भावनगर जा रहा था, मैं भरूच से जब निकला और गाड़ी में बैठा था, तो एक इतनी बड़ी जवाबदारी, लगभग 25 लाख का पॉपुलेशन है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और इतने अलग अलग प्रकार के इश्यूज़ जो हम सुन रहे थे, जैसे साउथ गुजरात में सौराष्ट्र को लेके काफ़ी डर है ना, तो ऐसा लगता है यार बड़े लोग अग्रेसिव हैं। तो मुझे तो भरूच में लोगों ने इतना डरा दिया था, है ना, कि साहब તમે जाओ छो, ये तो लोगों बहु अगरा छे, है ना, तुमने बहुत डिफिकल्ट था से। तो मैं जब गाड़ी में बैठा था, मेरे दिमाग में काफ़ी सारे विचार चल रहे थे कि यार मुझसे हैंडल होगा या नहीं, इतने पॉलिटिकल लोग होंगे, सब मुझे अगर कहीं पे मेरी गलत साइन ले लेगा तो मैं क्या करूँगा, और मेरे नाम से कहीं पैसा उठा लिया तो मैं क्या करूँगा। लेकिन जब मैं भावनगर आया, लगभग 7-8 दिन का ही समय गया था, लोग इतने अच्छे थे, लोग इतने प्रेमळ स्वभाव के थे, और मुझे कभी भी उस तरह से तकलीफ़ फील नहीं हुई कि कोई आके मुझे ऐसे कुछ दबा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि कुर्सी थोड़ा सिखा भी देती है, कोई एक बार आके चिल्लाता है तो समझ जाता है, दूसरी बार इतना चिल्ला देंगे तो अपने आप शांत हो जाएगा। तो शुरू के 10-15 दिन भले थोड़ा हमने चैलेंज फेस किए होंगे, लेकिन एक बार जब सिस्टम सेट हो गया, हम सेट हो गए, तो उसके बाद लोगों से बहुत प्रेम मिला। भावनगर, मेरे दोनों बच्चों का जन्म भावनगर में हुआ है, मेरी बिटिया है, मेरा बेटा है, दोनों का जन्म भावनगर में हुआ, तो उस तरीके से भी दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट पे भावनगर का नाम हमेशा रहेगा, और जब तक वो हैं तब तक भावनगर की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मेरे दोनों बच्चों ने खाली भावनगर का ही घर देखा है, तो हम जब ट्रांसफ़र होकर राजकोट आए तब अभी भी कई बार बोलते चलो घर चलते हैं, तो मतलब भावनगर चलते हैं, और मेरे मुंह से भी निकलता अपना भावनगर नाम निकलता है। लोगों ने बहुत प्यार दिया, और कोविड के समय में भी जब चाहे हॉस्पिटल्स के अंदर हमें जब CSR में डोनेशंस चाहिए थे उसकी बात हो, या जब मज़दूर अपनी कंपनियां छोड़ के जब पैदल घर जाने के लिए रवाना हुए और उनके लिए इमरजेंसी में रहने, खाने, पानी सबकी व्यवस्था करनी थी उसकी बात हो, या तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात हो, हर एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। और वहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, जैसे पीडीलाइट कंपनी के ओनर वहाँ से हैं, काफ़ी ज़ारा जो हीरे के व्यापारी हैं वो भावनगर से हैं। जब भी किसी भी सोसाइटी के लिए कुछ काम करना होता था, गांव में कुछ काम करना होता था, तो इन लोग का काफ़ी सपोर्ट हमेशा से मिलता रहा। और ऐसा कहते हैं कि गांधीवादी विचारधारा पे जितने भी स्कूल्स हैं पूरे देश में, 80% स्कूल्स जो हैं वो गुजरात में हैं, और उसमें भी 80% स्कूल जो हैं भावनगर में। तो गांधीवादी विचारधारा पे चलने वाली जो संस्थाएं, उनके साथ जो रहकर काम करने का मेरा अनुभव रहा है, मैंने सच में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहे वो नई टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह से किसानों के साथ यूज़ करना है, या इंडस्ट्री में यूज़ करना है, या फिर किस तरह से नए विचारों को लाया जाए, ये सारी चीज़ें मैंने भावनगर से सीखी हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं अधिकारी के तौर पे आज जो भी हूँ भावनगर से सीखा है, और वो सीख मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। सर, आपके परिवार में कौन कौन रहता है, और इतने बिजी टाइम में सर परिवार आपको कैसे हेल्प करता है? देखिए, मेरे पास अभी परिवार तो काफ़ी बड़ा है, मेरे भाई बहन, अगर मम्मी पापा सबको गिन लूँ तो परिवार तो काफ़ी बड़ा है। मैं यहाँ पे, मेरे साथ मेरी बीवी और मेरे 2 बच्चे ही रहते हैं, मम्मी मेरी यहाँ पे मेरे साथ नहीं है। शेड्यूल के अंदर हमारा कोई ऐसे जॉब का समय तो है नहीं कि 10 से 10 to 6 वाली जॉब नहीं है। भले बाहर कितना भी लोगों को लगता होगा सरकारी नौकरी बड़ी आराम वाली है, हर एक को अपनी थाली में खाना कम ही लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि प्राइवेट वाले काफ़ी कितना अच्छा है यार, हम ही सुबह से शाम तक घिसे जाते हैं। तो ऐसे ऑफिस की कोई टाइमिंग तो है नहीं। तो कभी हम रात को अगर 12 बजे तक काम करते हैं तो दूसरे दिन हम 1 बजे ऑफिस भी आते हैं, है ना? तो उसका कोई ऐसे बहुत ज़्यादा हमने टाइट लिमिट रखा नहीं है। फैमिली सफ़र ना हो उसका कोशिश तो हम करते ही हैं। जैसे दोनों बच्चे हैं, शाम को जाएं तो उनके साथ समय बिता पाएँ, वो सारे प्रयत्न जारी रहते हैं। जिस दिन ऑफिस में काम होता है उस दिन वो चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, लेकिन वीकेंड्स पे काम ना करना पड़े ये हमारा कोशिश होता है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सारा एफर्ट करते हैं। मेरी शायद बीवी से बात करेंगे, वो अग्री नहीं करेगी इस बात से, लेकिन कोशिश तो हम करते हैं। अच्छा सर, आपके व्यक्तिगत कोई शौक है तो बताइए। मुझे रीडिंग का बड़ा शौक है। मैं आज भी महीने में मैं 4 से 5 बुक्स ख़त्म करूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और मैं जो बुक्स पढ़ता हूं मैं उस पर थोड़ा लिखता विखता भी हूं। और मुझे एक रीडिंग का शौक़ है और दूसरा एक राइटिंग का शौक़ है। मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ लिखा जाए, और मेरी इच्छा है कि किसी दिन मैं एक किताब लिख पाऊँ। सर, कुछ शायरियाँ अगर आपने
हमने तो सुनी है सर आपकी शायरी। नहीं यार, शायरियाँ लिखने का दौर चला गया। दूर चला गया। अब अगर याद है तो हम बोले सुना दो सर। नहीं नहीं यार, मैं एक समय था जब लिखा करता था, वो जब कॉलेज का पीरियड था, सब उस समय पे लिखते थे। अब तो वो ज़माना गया। ओके, थैंक यू सर। जी सर्जक संवाद में आपने इतने बिजी टाइम में आपने वक्त दिया सर। जी सच में आपकी बातों से कई स्टूडेंट्स सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जी, उनको वेग मिलेगा सर। थैंक यू। रियली थैंक्स सर Thank कि you. आप यहाँ पे आए। Thank